हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आईएससी बोर्ड का इकोनॉमिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही रखा है आप लोगों को, है कि नहीं। उसको जरूर पढ़िएगा भाई, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे वो लेंदी होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन आप लोगों के इस साल पूछे जाएंगे। ये देखने को मतलब एक जो बोला जाए कि एक जो रिदम जो दिखता है किसका, आईएससी बोर्ड का, तो वो आप देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर तीन जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे, फिर कुछ लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे जो आईएससी बोर्ड ने रिलीज करा है। ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि साथ में कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से आप लोगों को बतलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन से और एक पहला पार्ट से। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या बोला गया पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन के दौरान द डिमांड ऑफ द स्वीट इंक्रीजेस। क्या बोल रहा है कि डिमांड किसका इंक्रीज हो रहा है, स्वीट्स का डिमांड जो हो रहा है वो आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इवन व्हेन द प्राइस रिमेन्स द सेम। अब क्या बोला है भाई, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। तो प्राइस जब कांस्टेंट है और डिमांड घट और बढ़ रहा है, तो एक तरीके से हमारा डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो आप लोग जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉलर देन 1 है तो हम लोग इसको इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई। और ये 1 रहता है तो यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। और 0 होता है तो हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, और इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइटवर्ड डायरेक्शन। राइटवर्ड डायरेक्शन इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये ऊपर से दूसरी बात है कि अगर बोलेगा इसमें कौन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा सिर्फ क्वांटिटी घट और बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सॉरी ये नीचे होगा, एक मिनट। ठीक है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में क्या होता है कि प्राइस जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, प्राइस घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ता भी है घटता भी है। अगर बढ़ेगा तो हम लोग उसको इंक्रीज इन डिमांड, और कब होगा, जब बढ़ेगा कब, जब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। मैंने बताया भी डिमांड वाले चैप्टर में, आप लोग देख सकते हैं। अगर घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ प्राइस कांस्टेंट है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारा बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया तो सप्लाई जो ये सॉरी इस सप्लाई का मैंने बना दिया। अगर डिमांड जो होगा वो डिमांड हमारा किधर, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी था, तो आप लोग साथ में साथ रिवीजन भी होता चलेगा आप लोगों का। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार क्या होता है भाई कि सिंपल सी बात है कि जो दोनों प्रोडक्ट में, मान लो कि आप कोई 2 कमोडिटी खरीद रहे हो, मतलब परचेस कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो दोनों को सेम मिल रहा है। और वो कैसे निकलता है, एम यू एक्स बाई पी एक्स और एम यू वाई बाई पी वाई। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इसका मतलब हो गया ये एक कमोडिटी के बारे में, जैसे कि एप्पल, एप्पल का जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ठीक है, वो और उसके प्राइस, जैसे कि मान लो कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी, मान लो कि एप्पल आप खा रहे हैं, ठीक है, पहला कमोडिटी आपका एप्पल है और जो आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें, और दूसरा जो है आपका वाई कमोडिटी है जो कि एक तरीके से आपका बनाना है। ठीक है, तो बनाना और एप्पल में, तो बनाना और एप्पल जब ये दोनों इक्वल होगा, तो दोनों का सेटिस्फैक्शन जब इक्वल होगा, तब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूमर है वो इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम या फिर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जो इसका मार्जिनल यूटिलिटी है वो 20 है और यहाँ पर 10 है, तो ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 30 है और 15 है, मतलब y का जो है वो 15 है 30, मतलब डिवाइड बाय 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया कि जो वैकॉम रीडर इन द न्यूज़पेपर दैट अंडर अ टू व्हीलर के बारे में, सेगमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ एक्स द पॉपुलर मॉडल हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। ये बोला गया कि टू व्हीलर का जो सेगमेंट है उसका प्राइस जो है एक्स प्रोडक्ट का
वो एक पॉपुलर मॉडल है, उसका जो प्राइस है वो रिड्यूस हुआ है। Y इज द अनदर, मतलब X एक अनदर प्रोडक्ट है, Y एक अनदर प्रोडक्ट है, ठीक है। इफ Y अनदर टू व्हीलर ब्रांड नोन फॉर द रिलायबिलिटी बट अब स्लाइटली हायर प्राइस, ये रिलायबिलिटी के रूप में माना जाता है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो आपको हाई देखने को मिल रहा है, और इसका जो प्राइस है वो आपको एक तरीके से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। एनालाइज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द प्राइस रिडक्शन ऑन ऑफ X ऑन Y, कि X पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब क्या बोला, इंपैक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन ऑफ X ऑन Y, X का जो इंपैक्ट है वो Y के ऊपर क्या पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन, Y का, मतलब Y का जो होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि जब प्राइस हमारा बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड एक तरीके से कम होता है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये लॉ ऑफ डिमांड होता है, तो यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारा ये वाई प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द मार्केट सप्लाई कर्व ऑफ द कार शिफ्ट्स टू द राइट, क्या बोला गया, मार्केट सप्लाई, सप्लाई को कभी भी पढ़िए तो सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर बोला गया सप्लाई कर्व फॉर अ कार जो है वो कहाँ हो गया भाई, शिफ्ट कर गया राइट में। व्हाट कैन बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द सेम, कि इसके लिए क्या रीजन हो सकता है, मतलब इनमें से रीजन दिया गया है, तो कौन सा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कार का जो सप्लाई है वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। मतलब सप्लाई एक तरीके से इंक्रीज हुआ है, मतलब ये बात बोली जाएगी सप्लाई क्या हुआ, इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला गया इंक्रीज इन द प्राइस, क्या बोला गया, ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द स्टील, नहीं, जब प्राइस का स्टील इंक्रीज होगा तब दिक्कत वाली बात है। इंक्रीज इन द, नहीं, इसके वजह से नहीं। इंट्रोडक्शन, सप्लाई बढ़ा है ना, सप्लाई बढ़ा है मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट मेक्स द प्रोडक्शन कमोडिटी चीपर, ये सब सारे में जीएसटी बढ़ना है, जैसे और भी दाम बढ़ जाएंगे तो एक तरीके से कम सप्लाई होगा। रिडक्शन इन सब्सिडीज, ये वाला भी नहीं है, मतलब क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो है प्रोडक्शन कॉस्ट एक तरीके से कम पड़ रहा है। अब कॉस्ट जब कम पड़ेगा तो एक तरीके से वो सप्लाई है वो ज्यादा कर पाएगा कोई भी कंपनी, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिहाइंड द अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इसमें से कौन सा होता है जिसमें अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, यहाँ क्या बोला, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग मतलब जब प्राइस बढ़ रहा हो तो क्वांटिटी भी बढ़ता देखने को मिल रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो भी बढ़ रहा है, जो कि हम लोग एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, है कि नहीं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि वो कब काम करेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में नहीं काम करेगा, कॉन्स्पिशियस इफेक्ट्स कंजम्पशन में, मतलब आप लगातार एक तरीके से कंज्यूम करते चले जा रहे हो, चाहे प्राइस आपका कुछ भी है आप उसको कंज्यूम करते ही चले जा रहे हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा। ये सब क्या होते हैं, ये क्या रीजंस होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग के ये, लेकिन यहाँ पर अपवर्ड हो रहा है जो कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को डिनोट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को डिनोट कर रहा है। तो एक तरीके से आप इसको समझ के चल सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। फिफ्थ नंबर इफेक्ट है, अच्छा, इनकम जब बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन इनकम इफेक्ट भी हो सकता है भाई, इसका इनकम इफेक्ट भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर इनकम एक तरीके से बढ़ेगा आपका, मान लो इनकम बढ़ रहा है तो एक तरीके से आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ठीक है, मतलब डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ये वाला इफेक्ट भी। तो आंसर नंबर इसका बी ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सी भी मार सकते हो लेकिन आपका एक तरीके से बी जो होगा वो एग्जैक्ट आंसर राइट होने वाला है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं अब सिक्स में आते हैं क्या, इन द बिलो स्केड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप आर ट्रू, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप है वो ट्रू हो सकता है, ठीक है, कौन सा ट्रू है। तो बोला गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एडिशनल वर्कर इज ग्रेटर, ठीक है, क्या बोला गया है कि ये ग्रेटर है, ठीक है, ये वाला ग्रेटर है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एडिशनल वर्कर इज ग्रेटर, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एडिशनल वर्कर का वो बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब ये हमारा एक तरीके से राइट है। सेकंड देखते हैं, when the schedule is plotted graphically the marginal जो प्रोडक्ट है कर्व विल नॉट इंटरसेक्ट एपी, मतलब एवरेज प्रोडक्ट एक तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ नहीं मिलेगा, 100 और 100 120 नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब ये देखो ये ज्यादा ये कम है, ये ज्यादा ये कम है, दोनों सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो मतलब नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम जगह से स्टार्ट करेगा लेकिन दोनों मिल नहीं रहा है, मतलब हमारा ये भी राइट होगा। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 राइट होगा
और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 and 2 इज ट्रू। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। 7th आते हैं, इन द टर्म्स इन ए शॉर्ट रन प्रोडक्शन। देखो दो होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन होता है, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन होता है, दोनों मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट रन प्रोडक्शन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन। देखो शॉर्ट रन अगर प्रोडक्शन करना होता है तो उसमें लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल होता है। फंक्शन अगर यहाँ पर शॉर्ट रन फंक्शन और लॉन्ग रन फंक्शन, इसमें लेबर और कैपिटल। ठीक है, लॉन्ग रन में लेबर और कैपिटल दोनों को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट रन में लेबर को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, लेकिन कैपिटल कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या रहता है, कैपिटल, के फॉर कैपिटल, और कैपिटल आपको क्या देखने को मिलेगा, कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ बोला गया इन अ शॉर्ट रन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एज द इंक्रीजिंग रेट। बोला कि शॉर्ट रन में जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है एज ए इंक्रीजिंग रेट, मतलब बढ़ रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, पहला चीज हो गया। एज द प्रोड्यूसर इंक्रीजेस द वेरिएबल फैक्टर कौन होता है, वेरी करता है मतलब एक तरीके से लेबर क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल हुआ। और जो यहाँ पर कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड फैक्टर के इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ, फिक्स्ड फैक्टर का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी दोनों चीज आपको पता होना चाहिए कि लेबर जो है वो वेरिएबल है क्योंकि वेरी कर रहा है, और ये फिक्स्ड फैक्टर के रूप में कैपिटल यहाँ पर शॉर्ट रन में काम कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर बोला गया कि वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोपोर्शन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। क्या बोल रहा है कि एज द प्रोड्यूसर इंक्रीजेस द वेरिएबल, कि वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया इन कंपेयर टू फिक्स्ड फैक्टर से ज्यादा। ठीक है, द रीजन कैन बी एट्रीब्यूट्स इन द फॉलोइंग, कि कौन सा रीजन हो सकता है इसमें से, तो कौन सा रीजन अगर आखिरकार देखने को मिल रहा है, तो आखिरकार देखने को मिला इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी नहीं होगा, इकोनॉमिक स्केल करने के लिए नहीं, आइडियल कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज यूटिलाइज मोर एफिशिएंटली, कि जितना पहले से फिक्स्ड फैक्टर है उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है मोर इफेक्टिवली एज मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर अप्लाइड टू इट। मतलब आपने मशीन है, मशीन क्या हो गया, मशीन आपका एक तरीके से फिक्स फैक्टर मान लो। ठीक है, कैपिटल का फिक्स फैक्टर। अब इस मशीन को आप क्या कर रहे हो, 10 लेबर आपने सुबह लगाया, 10 लेबर आपने शाम लगाया, 10 लेबर आपने रात में लगाया, 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं 8-8 घंटे में। ठीक है, 8 घंटे में आप 3 शिफ्ट में लगा दिए, मतलब एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, मोर इफेक्टिवली आप काम करवा रहे हो मशीन को और वेरिएबल फैक्टर के थ्रू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपको सही होते हुए देखने को मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का कोई नाम ही नहीं, स्केल के बारे में बात नहीं किया और सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात नहीं किया, तो वैसे भी आपका ऑप्शन ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं 8th क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। एक होता है रिटर्न टू द स्केल, इंपॉर्टेंट है भाई। रिटर्न टू द स्केल जो होगा वो हमेशा कब होगा, लॉन्ग रन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन इन अ लॉन्ग रन। यहां भी बोला है कि लॉन्ग रन में सिचुएशन होता है इंक्रीजिंग इन द रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इंक्रीजिंग अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब होगा भाई, रिटर्न टू स्केल आपको देखने को मिलेगा कब होता है, लॉन्ग रन में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा कॉन्सेप्ट भी साथ साथ, ताकि आप लोग कोई भी चीज छूटे ना। वेयर द प्रोडक्शन एफिशिएंसी अचीव, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन की क्षमता को हम लोग अचीव कर सकते हैं। Which one of the following statement accurately reflect the increase in the return of scale? कौन सा चीज जो है रिटर्न इन स्केल को अच्छे से दर्शा रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ बोला गया है कि थर्ड ऑप्शन देखो, इन अ लॉन्ग रन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल द फैक्टर्स द रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द आउटपुट ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द इनपुट। यही बोला गया कि लॉन्ग रन में क्या होता है, लेबर और कैपिटल दोनों को बढ़ाते हैं, मतलब दोनों एक तरीके से वेरिएबल फैक्टर के रूप में काम करता है। क्या करता है, वेरिएबल फैक्टर के रूप में काम करता है, इसमें कोई भी चीज हम लोग फिक्स नहीं रखते हैं। तो यही चीज हो गया कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक तरीके से सारे फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन के रिजल्टिंग कर रहे हैं इंक्रीज करने में। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी एडजस्टेड नहीं हो सकता है। इन अ लॉन्ग रन ऑल फैक्टर रिमेन्स फिक्स्ड भी नहीं होता है। ठीक है, दोनों बढ़ता रहता है वेरिएबल फैक्टर के रूप में। अब प्रोपोर्शन मस्ट बी चेंज इन इंक्रीजिंग रिटर्न टू द, जरूरी नहीं है कि रिटर्न टू द स्केल में प्रोपोर्शन चेंज ही करना पड़े, हो सकता है एक ही के चेंज करने की वजह से आपका चेंज हो सकता है, तो उसको थोड़ा बहुत कम करें। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एक तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी होगा 8 का, वो आपको सही होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, 8th नंबर। 9th में आते हैं भाई। 9th में बोला गया ये स्टेज है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन है। तो आप लोग जानते हैं टीपी जब बढ़ता है इंक्रीज करता है, तो एमपी क्या होता है, आपको डिक्रीज करता हुआ देखने को मिलता है। पहला, जब टीपी होता है तो वो मैक्सिमम पर चला जाता है, तो एक तरीके से जो एमपी होता है वो आपको 0 होता हुआ देखने को मिलेगा। जब टीपी जो होगा वो डिक्रीज करना शुरू करेगा, तो एक तरीके से एमपी हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हो गया टीपी और एमपी।
लेकिन अगर बात करें एपी के बारे में कि एमपी और एपी के बारे में बात करो, क्या एमपी और एपी के बारे में, एपी के बारे में, तो एवरेज जो प्रोडक्ट है उसमें भी एक तरीके से कोई चेंज है। देखो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब ही होता है टीपी बाई एल, ठीक है, टीपी बाई एल मतलब टोटल प्रोडक्शन बाई लेबर। तो यहाँ पर देखो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, मैक्सिमम पर गया फिर कम हुआ। लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में देखें तो शुरुआत में बढ़ता है फिर एक बार डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होते 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 चला गया नेगेटिव में चल जाता है। तो देखो यहाँ पर कि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट होगा वो हमें कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, हमेशा वो पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, एवरेज एवरेज जो प्रोडक्ट है कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, बस ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोला गया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, देखो यहाँ पर ये ऐसे बढ़ा बढ़ा और एक तरीके से यहीं तक रुक गया, मतलब ऊपर गया फिर एक तरीके से नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट जो होगा कौन सा ट्रू है, एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जब इन्फ्लेक्शन हुआ है, इन्फ्लेक्शन हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इन्फ्लेक्शन में जो पॉइंट है मैक्सिमम है एवरेज प्रोडक्ट का, तो बिल्कुल है। देखो यहाँ पर ये है मैक्सिमम, कि जब एक तरीके से यहाँ पर ये वाला लाइन जो है वो मैक्सिमम की ओर जा रहा है, तो सबसे जब ये दोनों एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट मिल रहा है, या फिर यहाँ पर बोला जाए इस पॉइंट पर जो मिल रहा है वहां पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम होगा कौन, एवरेज प्रोडक्ट, इन्फ्लेक्शन के साथ में। फिर दूसरा बोला गया व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, बिल्कुल व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर ये इसी पॉइंट पर ना, जो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट है वो दोनों साथ में मिल रहा है, जब दोनों सेम हो जाएगा तब जो एवरेज प्रोडक्ट होगा वो आपको मैक्सिमम पर देखने को मिलेगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट पर कम। शुरुआत में क्या है, एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पर एक तरीके से आपको क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है, एवरेज प्रोडक्ट जो कम है और मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है। ठीक है यहाँ पर, लेकिन जब इक्वल होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है एवरेज प्रोडक्ट, तब ये मैक्सिमम पर होता है, याद रखना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये तीन स्टेज भी आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से, तीनों स्टेज के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप सो पहला और दूसरा स्टेटमेंट राइट है, एवरेज कॉस्ट इज अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, तो ये भी याद रखिएगा, आपका फर्स्ट और सेकंड जो आंसर राइट है। क्लियर, आगे आते हैं 10वां में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस, केवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो अराइजेस, सिंपल सी बात है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर कोई भी आपका दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, अगर प्रोडक्ट जो 2 है या 1 है जो अच्छे तरीके से नहीं काम कर रहा, प्रोडक्ट 2 जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इसका जो कॉस्ट है वो आप कहां पर एक तरीके से लगाते हो, दूसरे में, ताकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकल के आता है यहाँ पर, जिसके वजह से और भी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस्तेमाल करके आप और भी बेनिफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस बिकॉज द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेस, बिल्कुल सही बात, कि जब रिसोर्सेस की कमी होती है उसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी की क्रिएशन देखने को मिलती है। जहां पर चीजों की कमी होती है उसी चीज में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, जहां कमी नहीं होगा वहां पर अपॉर्चुनिटी कैसे दिखेगा। ठीक है, व्हेन वी एक्सप्रेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द मॉनेटरी टर्म्स इट इज सेम एज ऑफ द फॉलोइंग, कि जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में दिखाते हैं तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, याद रखना है इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग मिलाते हैं तो टोटल कॉस्ट निकलता है, तो ये भी याद रखिएगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, जो बाहर से लेबर वगैरह काम करने आते हैं उसका जो कॉस्ट है, और अगर मान लो कि अपने जमीन है, अपनी जमीन पर आप दुकान खोल कर रखे हो तो जो उसका रेंट का जो कॉस्ट जा रहा है वो क्या होगा, आपका इम्प्लिसिट, मतलब अपना जो लगाया हुआ जो आपका वर्क है वो एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, तो ये भी याद रखिएगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेस आर मोर देन फुली यूटिलाइज, रिसोर्सेस ज्यादा हो जाएगा फुली यूटिलाइजेशन से, कब, व्हेन कब हो जाएगा, एक तरीके से जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट, कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब जितना भी रिसोर्सेस हमने एक तरीके से इस्तेमाल किया है वो और एक तरीके से मतलब बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में वो बियॉन्ड जा चुका है, मतलब बियॉन्ड जा चुका है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब जब ज्यादा हो गया तो मतलब फुली यूटिलाइज हुआ, लेकिन रिसोर्सेस को और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, रिसोर्सेस आर मोर देन फुली यूटिलाइज, जितना यूटिलाइज हुआ उससे ज्यादा रिसोर्सेस, तभी तो हम लोग बियॉन्ड जा रहे हैं ना, बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका राइट देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे आते हैं 11वां नंबर आते हैं, द सेंट्रल बैंक हैज अ मोनोपोली राइट ऑफ द नोट इशू, सिंपल सी बात है, नोट का इशू कौन करता है भाई,
नोट का इशू करता है आरबीआई, ठीक है। और जो कॉइन्स की इशू करती है कौन करती है, कॉइन की इशू करती है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन का, और 1 रुपया जो नोट रहता है उसका जो एक तरीके से प्रिंट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी सारा नोट का जो छपाई होता है उसकी मोनोपोली होती है कौन, जो सेंट्रल बैंक का। तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब इट्स एडवांटेज, इसमें से कौन सा एडवांटेज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एडवांटेज के बारे में। तो ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी आता है, एक ही बंदा सारा अच्छे तरीके से काम करके चल रहा है। एक्सरसाइज द बेटर कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई भी ये करती है, M1 आप लोग को याद होगा, M2, M3, ठीक है, ये सब मनी सप्लाई के अलग अलग टर्म्स होते हैं जो कि एक तरीके से सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। इट इंश्योर्स द पब्लिक फेथ, हाँ पब्लिक का फेथ हो करेंसी के ऊपर, इसके लिए। तो हमारा तीनों ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। 13th नंबर, यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। देखो दो पॉलिसी होता है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है भाई, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रेगुलेट करता है। और जो फिस्कल पॉलिसी होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी भी चैप्टर है आप लोगों का, है कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके तहत जो गवर्नमेंट बजट वगैरह जो होता है वो लाती है, ठीक है, गवर्नमेंट बजट वगैरह। और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के तहत सप्लाई वगैरह, सीआरआर, एसएलआर, जो बैंकिंग होता है, बैंकिंग को किस तरीके से कंट्रोल करके चला जाए, वो मॉनेटरी पॉलिसी देखकर चलती है, ठीक है। बोलेगा यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी हाउ द इन्फ्लेशन गैप इज रिड्यूस्ड, कि इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाएगा। तो कभी भी याद रखना कि इन्फ्लेशन को अगर कम करना होता है, ठीक है, तो क्या करती है, सप्लाई ऑफ मनी, जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होता है या जो लिक्विडिटी होता है उसको कम करने के बारे में बोला जाता है। लिक्विडिटी कम, इन्फ्लेशन को, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, फ्लो ऑफ मनी जो है वो बहुत ज्यादा है, फ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा, मतलब फ्लो ऑफ मनी को कम करेगी। अब कम करने के लिए क्या करेगी सरकार, फ्लो ऑफ मनी को कम करने के लिए क्या करेगी, बाय इंक्रीजिंग द टैक्स। अगर टैक्स इंक्रीज कर देगा तो एक तरीके से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। देखते हैं अभी, बाय रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार क्या करेगी, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी। बाय डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, हाँ ये डिक्रीजिंग करेगी। तो इसमें सारा चीज आ गया कि अवेलेबिलिटी जो क्रेडिट का होता है उसको डिक्रीज कर देगी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको सी देखने को सही मिल रहा है, डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी, कि जितना पैसा पहले क्रेडिट, जो हम लोग क्रेडिट दे रहे थे, लोन जो दे रहे थे, अब उसको कम कर देंगे। तो कम करेंगे तो अपने आप ही इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर ये डिफ्लेशन हो जाएगा तो इंक्रीज कर देंगे अवेलेबिलिटी ऑफ, डिफ्लेशन में क्या होगा, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन क्या है, हाउ विल द एग्रीगेट डिमांड बी अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोला गया, एग्रीगेट डिमांड में किस तरीके का जो होगा वो प्रभाव देखने को मिलेगा अगर सीआरआर जो होगा बढ़ता हुआ देखने। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो होता है, मान लो कि इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो हो रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, द रेशियो, द अमाउंट ऑफ मनी विच अ बैंक हैव टू कीप टू द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब कुछ पैसा जो आरबीआई के पास हर दिन जो होता है, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ जो पैसा होता है हर दिन का, वो कहाँ रखना पड़ता है, आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, उसको हम सीआरआर। अगर मान लो कि सीआरआर बढ़ा दी, मतलब मान लो कि पहले 100 रुपए बैंक के पास जमा हो रहा था तो 20% सीआरआर था, मतलब 20 रुपया जो है वो बैंक आरबीआई के पास रख रही थी। अब जो सीआरआर मान लो कि 30% बढ़ा दी, 30% हो गया, 20 से 30%, तो अब क्या होगा, बैंकों को 30% रखना होगा, ठीक है। तो जब बैंकों को 30% रखना होगा, मतलब अब लोन क्या देगा, वो कम देगा। और अगर लोन कम देगा मतलब लोगों के पास पैसा भी कम जाएगा। अब पैसा कम जाएगा मतलब लोग एक तरीके से डिमांड भी कम करेंगे। क्या करेंगे, डिमांड भी कम करते हुए देखने को मिलेंगे, मतलब डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। याद रखना कि इससे क्या होता है, डिमांड को कम करने में, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कब होगा, जब सीआरआर एक तरीके से कम होगा। सीआरआर कम होगा तो ज्यादा लोन देगा, और ज्यादा लोन देगा तो ज्यादा एक तरीके से लोगों के पास पैसा आएगा, ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे जब सीआरआर घटेगा, ठीक है। आगे आते हैं 15th में, द सेंट्रल बैंक आस्क्ड द कमर्शियल बैंक टू कीप द हायर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कोलेटरल इन द सैंक्शन ऑफ लोन। क्या बोला गया कि यहाँ पर कि जो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को ये बोला, सेंट्रल बैंक ने क्या बोला भाई सारे कमर्शियल बैंक को, कि भाई आप जो है कोलेट्रल जो आप रखते हैं, मान लो कि 10 लाख रुपए आप लोन दे रहे थे,
ठीक है, 10 लाख, उसमें आप पहले मान लो कि 10% अपने पास रख रहे थे, और मतलब 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, मान लो 1 लाख अपने पास, 9 लाख रुपए आप लोन दे रहे थे। मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में, कि मार्जिन आपको कितना रखना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको बढ़ना है। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट किसके अंदर आता है, क्वालिटेटिव मेजर्स में, क्वालिटेटिव मेजर्स में। ठीक है, एक क्वांटिटेटिव होता है जिसमें सीआरआर वगैरह आता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्वालिटेटिव मेजर्स। अब क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले 10 लाख का अगर कोई प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए जाता था, तो उसमें उसको 9 लाख का मिलता था, मतलब 9 लाख मिलता था 10%, अब इसका 20% हो गया, मतलब अब लोगों को कितना लोन मिलेगा, 8 लाख का लोन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 लाख बैंक रखेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, व्हाट हैपन टू द सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। सिंपल से लॉजिक है जो कि आप लोगों को फॉलो करके चलना है। ठीक है, पहले 9 लाख मिल रहा था, अब 8 लाख मिलेगा, मतलब पैसा कम होगा। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स होता है क्या भाई, कि जो द गुड्स विच इज यूज टू मेक अ फाइनल गुड्स। ठीक है, द गुड्स विच इज यूज टू मेक द फाइनल गुड्स इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि व्हीट का इस्तेमाल करके आप ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड आपका क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। ठीक है, और जिसका इस्तेमाल हुआ इसमें, मतलब एक तरीके से व्हीट, ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके फाइनल गुड्स को बनाया गया है। क्लियर हो गया यहां तक। अब यहाँ इसमें से कौन सा है वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, क्या बोला है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय, हाँ तो ठीक है, तो ये नहीं है, ये पहले आंसर राइट है। इंक, ये वाला इंक वाला इंटरमीडिएट गुड्स है, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है। कोला, ये भी कोल, ये भी इंटरमीडिएट है, कोल का इस्तेमाल करके स्टील का इस्तेमाल, शुगर का इस्तेमाल करके बेकरी में इस्तेमाल, बहुत सारे मिठाई वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारे वो मीठा प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये सब सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय कोको कोला, कोको कोला के द्वारा रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल किया गया, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। ठीक है, 17th आते हैं, इन द फ्यूचर टाइम्स एक्सचेंज रेट इज अफेक्टेड बाय द मार्केट फोर्स, के फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, सॉरी, इन द प्रेजेंट टाइम द एक्सचेंज रेट इज अफेक्टेड बाय द मार्केट फोर्स। सिंपल सी बात है, दो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, उसमें मार्केट के डिमांड और सप्लाई की वजह से आपका एक्सचेंज रेट तय होता है, कि $1 का मान लो कि 80 रुपया है। ठीक है, तो एक तरीके से वो डिमांड एंड सप्लाई। अब सरकार अगर, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर अगर मान लो कि आरबीआई बीच में आकर वो रेट को फिक्स कर देती कि भाई हम लोग $1 के मुकाबले 70 रुपया ही देंगे, तो उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो बोला कि अर्लियर द वैल्यू वॉज $1 वॉज, $1 के प्रति 80 रुपया था, नाउ इट वॉज 90, मतलब पहले कितना था, $1 के मुकाबले कितना, 80 रुपया था, अब क्या हो गया, $1 के मुकाबले 90 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि $1 का सामान आप खरीद रहे थे तो पहले 80 रुपया दे रहे थे, अब वही $1 का सामान खरीदने के लिए आपको 90 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब आपकी करेंसी क्या हो गई है, आपकी करेंसी डेप्रिसिएट हो गई है। क्या हो गई है, डेप्रिसिएट हो गई है। डेप्रिसिएट का मतलब, आप मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई, डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू डिक्रीजेस। करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है, डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जब डिक्रीज हुआ, क्योंकि आपको भाई 90 रुपए खर्च करना पड़ रहा ना, आप यहाँ बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल टेक प्लेस, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो टेक प्लेस करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर इंपोर्ट विल फॉल, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा भाई, इंपोर्ट जो होगा वो आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, बाहर का सामान ले रहे तो। और इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब एक्सपोर्ट इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि जो सप्लायर है अब उनको 90 रुपया मिल रहा है। ठीक है, 90 रुपया मिल रहा है अगर वो $1 का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंपोर्ट जो होगा उसमें फॉल आएगा, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर को अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो इंपोर्ट जो है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट जो है सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल सी बात है कि एक्सपोर्ट राइज होगा, क्यों, क्योंकि पहले आप एक्सपोर्ट कर रहे थे $1 का सामान 80 रुपया मिल रहा था, अब जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपको 90 रुपया मिलेगा, मतलब सप्लाई बढ़ेगा लेकिन इंपोर्ट घटेगा। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर अगर बाहर से सामान ला रहा है तो उसको पहले 80 रुपया मिल रहा था, अब 90 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो 17th वाला क्वेश्चन भी राइट होगा। आते हैं 18th वाला, इन सर्टेन फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई और बट द सेंट्रल बैंक इंटरवीन। अभी मैंने बताया ना कि कभी कभी एक तो होता है कि भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में क्या
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में होता है कि उसमें मार्केट के डिमांड और सप्लाई से सारी चीजें फिक्स की जाती है। मार्केट में क्या डिमांड हो रहा है, क्या सप्लाई हो रहा है करेंसी का, उसके हिसाब से फिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, ठीक है, इंटरवीन टू कीप द एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद इन द लिमिट, ताकि वो अपनी वैल्यू, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम ना होने दे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज रेफर टू, तो कौन सा सिस्टम एक तरीके से कहलाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। क्या बोलेंगे, दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा जरूर। ये अगर फिक्स्ड कब होता है भाई, यहाँ पर कि जब सरकार ने फिक्स कर दिया। अगर सिर्फ हस्तक्षेप कर रही है रखने के लिए कि ज्यादा खरीद रही है, कम कर रही है, वो सब में, तब वो डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को हम लोग मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सचेंज। तो अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो आप लोग राइट मार दीजिएगा, जो मैनेज फ्लोटिंग को ही हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग। आई होप सो 18th क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। अब आते हैं 19th में, क्या बोला गया, एक्सप्लेन। देखिए इससे क्या हो रहा है आपका कि सारे चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन भी होते जा रहा है, क्विक रिवीजन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे आते हैं थोड़ा सा, क्या बोला गया, मैच द कॉलम ए एंड मैच द कॉलम बी बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस बिलो। यहाँ बोला गया अब रेवेन्यू रिसीट। अब देखते हैं आप, बजट जो होता है वो दो तरीके का होता है भाई, एक होता है रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर, है ना। एक होता है रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर, मतलब बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट के अंदर क्या होता है, कहते हैं रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, है ना। रेवेन्यू रिसीट आता है और एक आता है कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट आता है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आता है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो एक तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बजट का रिलेटेड। ए कॉलम ए और बी में रेवेन्यू रिसीट किससे रिलेटेड है, ये देखिए, ठीक है। रेवेन्यू रिलेटेड किससे, रेवेन्यू की नो रिडक्शन है, सिंपल सी बात है। रेवेन्यू रिसीट वैसा पैसा होता है जो टैक्स का पैसा होता है, नॉन टैक्स का पैसा होता है, तो उससे क्या होता है, सरकार का कोई भी एक तरीके से एसेट में कमी नहीं आता है। तो वन का होगा सी, मतलब वन का हो गया सी, तो वन का सी, मतलब वन का डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, वन का सी, यहाँ भी वन का सी है, ठीक है। टू का देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जहां पर कैपिटल से एक तरीके से खर्चा हो रहा है, जिसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, मतलब टू का ए होगा, ठीक है। रोड वगैरह बन रहा है तो मतलब खर्च किया जा रहा है, और एक्सपेंडिचर खर्च करके एक कैपिटल भी जनरेट किया जाए, टोल टैक्स वगैरह सुविधा भी होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है। डेफिसिट का मतलब होता है, डेफिसिट का जब एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम। तो रिसीट, इनकम क्या होता है हमारा, रिसीट होता है, रिसीट एक तरीके से इनकम होता है, ठीक है। तो रिसीट अगर कम हो जाए, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, तो एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट। और डेफिसिट बजट ये होगा, थर्ड का टोटल, यहाँ पे बजट डेफिसिट आपका ये होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब 4 का बी होगा और थर्ड का डेट ट्रैप, मतलब अगर फिस्कल डेफिसिट हो रहा है तो आप डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, इसका ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ये डेफिसिट बजट का है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट से डेट ट्रैप में आप कर्ज में फंस सकते हैं, ये चीज। फिस्कल डेफिसिट जो होता है इसमें सिर्फ बोरोइंग नहीं आता है, ठीक है, याद रखना ये भी, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसमें बोरोइंग नहीं आता, बाकी सारा वही होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बस इसमें एक्सक्लूड हो जाता है, बोरोइंग एक्सक्लूड, मतलब माइनस कर दो, ठीक है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट अ डायरेक्ट टैक्स। देखो दो तरीके का टैक्स होता है भाई, वैसे तो बहुत सारा होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, लेकिन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन हो गया भाई, जीएसटी हो गया, ठीक है। जीएसटी जो आप डायरेक्टली आप सरकार को नहीं देते, आप कंपनी को देते हो, कंपनी फिर गवर्नमेंट को देती है, मतलब आप एक छोटा सा इंसान हो, ठीक है, जो आप कंपनी को दे रहे, फिर कंपनी फिर गवर्नमेंट को दे रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में आप पैसा कमा रहे हो, आप डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो आप क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। तो बोला जा रहा है कि ट्रू अबाउट डायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा है, वो ट्रू अबाउट डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो 20 का अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 1। देयर इज सर्टेन एंड कैन बी इवेडेड, हाँ ठीक है, देयर इज सर्टेन कैन बी इवेडेड, ठीक है। सर्टेन होता है, देयर आर सर्टेन एंड कैन बी इवेडेड हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा भाई
कि दे जनरेट अ सिविक कॉन्शियस, नहीं, दे इम्पैक्ट द इंसिडेंट्स लाई इन द सेम पर्सन, बिल्कुल वही पर्सन देगा जो पर्सन लाइबल है। तो 1 और 3 हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपको राइट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आगे आते हैं 21st में देख रहे हो, ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ गुड्स। कौन सा गुड्स है भाई, ये बात बताइए। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, तो कौन सा गुड्स है यहाँ पर, ये कॉम्प्लीमेंट्री, चार्जर और मोबाइल है, चार्जर और मोबाइल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन होता है, टी और कॉफी, टी और कॉफी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं 22 में, क्या बोला गया, इंडियन फुटवेयर कंपनी मेट्रो ब्रांड लिमिटेड लीज्ड अ 3.25 लाख स्क्वायर फीट वेयर हाउसिंग स्पेस इन भिवंडी। ठीक है, भिवंडी में उसने लीज पर दिया है। फॉर अ मेट्रो ब्रांड लीज अ रेंटल पेमेंट ऑफ वेयर हाउस विल बी अ पार्ट ऑफ द ऑप्शंस। मतलब बोला जा रहा है कि लीज जो रेंटल होगा विल बी अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, किसका पार्ट होगा अगर वो रेंट पर दिया है तो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड विल हैव इंपैक्ट द मार्जिनल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा और इंपैक्ट करेगा मार्जिनल कॉस्ट को। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ये वाला तो हो गई। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसलिए है क्योंकि, और ये मार्जिनल कॉस्ट को एक तरीके से इफेक्ट करेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो आएगा उसमें एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट आता है, तो टोटल कॉस्ट तो इफेक्ट होगा ही होगा। एक्सप्लिसिट और इसलिए क्योंकि आप रेंट दे रहे हो, अपना आपका नहीं है, आपने क्या करा है, लीज पर लिया है, तो एक तरीके से आपका पहला ऑप्शन तो राइट होगा। मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ज्यादातर। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन, हाँ इकोनॉमिक कॉस्ट एक इम्पैक्ट करेगा भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो एक तरीके से इम्पैक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। इम्प्लिसिट के बारे में बात ही नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल कॉस्ट विल नॉट इम्पैक्ट, नहीं, ये वाला भी गलत है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे आते हैं 23 पर, और 23 में क्या है, एबीसी कंपनी इशू चेक 50,000, 50,000 चेक इशू करा। ठीक है, 50,000 का, बट हैज ओनली 10,000 एज अ बैलेंस इन द अकाउंट। 50,000 का तो इशू करा, लेकिन उसके अकाउंट में कितना था, 10,000 ही था। ठीक है, इसका मतलब चेक बाउंस करेगा। स्टिल द मनी गेट क्रेडिटेड टू द पेई अकाउंट्स ऑन द सबमिशन ऑफ चेक, लेकिन उसके बावजूद भी जो अकाउंट में है, जिसको जाना था उसके अकाउंट में पैसा चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंट इज इट, 20 क्या है भाई। तो आप जान रहे हैं कि अगर जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपको 40,000 रुपया, मतलब एक तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल गया है। ठीक है, मतलब क्रेडिट फैसिलिटी मिल गया है, इसीलिए क्लियर हुआ ना, क्योंकि उसका क्या है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट है। ठीक है, फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा फिक्स करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वैसा अकाउंट होता है जो आप मंथली बेसिस पर कुछ पेमेंट्स वगैरह करते हैं, लंबे समय पर, हर महीने आपको पैसा जमा करना होता है। सेविंग अकाउंट पैसा को सेव करने के लिए, और इसमें अगर ये वाला अकाउंट रहता तो आपका चेक बाउंस हो जाता, लेकिन करेंट अकाउंट था तो इसलिए आपका अकाउंट जो है बाउंस नहीं हुआ, मतलब आपका जो चेक है वो बाउंस नहीं हुआ। ठीक है, 24 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज द रेपो रेट, उसने क्या करा, रेपो रेट रेज करा, द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर आरबीआई लोन देती है, आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है, तो बोला गया 8.3% से 9.5% रेज कर दिया गया। ठीक है, तो व्हाट इंपैक्ट विल हैव ऑन द मार्केट एंड द रियल एस्टेट सेक्टर। अब जब लोन महंगा हो जाएगा, अब लोन जब एक तरीके से कॉस्टलियर हो जाएगा, तो एक तरीके से बैंक जो होगा लोन कम लेगा, और बैंक अगर लोन कम देगा तो एक तरीके से लोन वगैरह जो होगा, हाउसिंग लोन्स वगैरह बांटना भी वो कम कर देगा। राइज इन द हाउसिंग लोन होगा, इंक्रीज इन द एस्टेट नहीं होगा, ग्रोथ इन होम लोन नहीं होगा, मतलब फॉल इन द हाउसिंग लोन, मतलब लोन में एक तरीके से कटौती हो जाएगी, मतलब लोन कमर्शियल बैंक कम देगा क्योंकि वो कम पैसा ले रहा है। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं 25 में, बोला गया है कि वेरियस इंटरनेशनल एजेंसी सच एज वर्ल्ड बैंक, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बैंक, इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्टेड इंडिया ग्रोथ 6.4, मतलब सारे लोगों ने, कोई ने 6.4 बोला, कोई 6.3, कोई 6.1, कोई 6.7% बोल रहा है। ठीक है, कितना ग्रोथ करेगी हमारी इकोनॉमी। ठीक है, डज दिस नेसेसरली मीन दैट वेलफेयर ऑफ द पीपल विल इंक्रीज एट द सेम रेट। क्या अगर जीडीपी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, तो क्या ही हमारा जो वेलफेयर होगा वो भी बढ़ेगा उसी हिसाब से। तो भाई इसका सीधा आंसर है नो, कि जरूरी नहीं है कि आपके देश में अगर जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब आपके देश में अगर पैसा आ रहा है तो उसकी वजह से वेलफेयर भी हो रहा है। वही बात हो गया कि एक आदमी है बिजनेसमैन, ठीक है,
उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास जो होगा तमीज भी आ जाएगा तमीज बोल लो, या फिर वो सारे लोगों से अच्छे से बर्ताव करने लगेगा अगर वो गड़बड़ इंसान था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो नो इट विल लीड्स टू डिक्रीज इन द वेलफेयर, नो इट विल लीड्स टू द डिक्रीज इन वेलफेयर, नो इट मे लीड्स, इट मे लीड बोला है, लीड नहीं बोला है, कि हो सकता है कि डिक्रीज हो वेलफेयर में, जरूरी नहीं कि वेलफेयर हो, वेलफेयर इंक्रीज ही हो, लेकिन डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। 25 आते हैं 26 में, एसेशन बेस्ड रीजन क्वेश्चन है। 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, और एक तरीके से आपको 30 देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, अब 30 के बाद पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फटाफट जो बचा हुआ है, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना, ठीक है। 26 एसेशन बेस बोला कि इनकम इफेक्ट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, ये है कि दो क्वेश्चन तो आने तय हैं। इनकम इफेक्ट इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या इनकम इफेक्ट एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। तो ये बात बोला गया। तो हाँ भाई, इनकम इफेक्ट की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, क्योंकि अगर इनकम बढ़ रहा है घट रहा है तो उसके हिसाब से प्राइस में कुछ, प्राइस को लेने देना नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में रीजन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अगर आपका इनकम कम होगा तो हो सकता है इनकम का, इनकम इफेक्ट का मतलब बोला गया कि इनकम की वजह से जो सारे प्राइस होते हैं, अगर इनकम की वजह से प्राइस कम हो रहा है तो आप एक तरीके से गुड्स को ज्यादा खरीदोगे, ठीक है। आपका इनकम बढ़ रहा है लेकिन किसी चीज का प्राइस जो कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका बढ़ेगा, ठीक है। अगर प्राइस एक तरीके ज्यादा हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका घटेगा, अगर इनकम बढ़कर घट रहा है उसके हिसाब से। तो असर्शन आपका राइट है। रीजन क्या, इन द केस ऑफ इनकम इफेक्ट द चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि क्या चेंज इन जो, नहीं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के हिसाब से नहीं, इनकम इफेक्ट में डिमांड जो होता है वो कंज्यूमर के हिसाब से चेंज नहीं करता है, मैंने क्या बताया, प्राइस के हिसाब से चेंज होता है। तो मतलब रीजन जो है वो गलत है, ठीक है। रीजन गलत है तो हमारा क्या होगा, assertion A is true but region R is false। assertion A राइट है, इनकम इफेक्ट से होता है, लेकिन एक तरीके से रीजन जो आ रहा है वो, अगर इनकम के बढ़ने की वजह से सिर्फ इनकम के इम्पैक्ट ही ज्यादा पड़ रहा है तब एक तरीके से हम लोग राइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देखने को मिलता है, ठीक है। 27 एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है भाई, ट्रू है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्यू, बिल्कुल, कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्यू करेंगे तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ ठीक है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो हमारा क्या होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट यहाँ बोला गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है, तो इन दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए। बोथ एक्सप्लेनेशन आर टू एंड रीजन इज आर इज करेक्ट असोसिएशन ए, मतलब रीजन जो है वो करेक्ट दिया गया। आगे आते हैं 28 में, इन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी एम्ड एट रिप्लेसिंग द इंपोर्ट विथ अ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि अगर हम लोग ट्रेड स्ट्रेटेजी को देखें तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब रिप्लेस कर रहे हैं इंपोर्ट को, और अपने डोमेस्टिक में ज्यादा प्रोडक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये बात तो है, इंपोर्ट्स जब अपने देश में देख रहे हैं कि भाई हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे। द पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट द इंडस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इन द पोजीशन टू कम्पीट अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो पॉलिसी इसी पर बेस्ड है कि इंडस्ट्री जो डेवलपिंग इकोनॉमी में वो उस पोजीशन पे नहीं है कि वो जो है डेवलप्ड इकोनॉमी पर कंपेयर कर सके, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि कंपेयर ना कर हो सके कि भाई वो लोग आके कुछ मतलब सही से स्ट्रेटेजी नहीं बैठ पा रहा है, इसकी वजह से जरूरी नहीं है कि कंपेयर मतलब हम लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे, कंपीट नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ए ट्रू है लेकिन रीजन आर इज फॉल्स, ठीक है। ये तो नेगेटिव बातें नहीं होती है। 29 में बोला गया ग्रॉस नेशनल डिस्पोजल इनकम जो होता है इंक्लूड्स अ नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सक्लूड्स द नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। बोला जाए नेशनल डिस्पोजल इनकम में जो है वो एक तरीके से इंक्लूड किया जाता है नेट करंट ट्रांसफर, कि बाहर से जो भी सारे लोग भेज रहे हैं पैसा वो, और एक्सक्लूड किया जाता है जो हमारे देश में जो पैसा नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ट्रांसफर किया जा रहा है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन नेशनल डिस्पोजल इनकम,
तो नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज, नहीं भाई, तो हमारा क्या होगा, असर्शन ए है, रीजन आर ट्रू है, ठीक है, रीजन आर जो है फॉल्स है। आते हैं 30 में। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल सही है कि डिमांड एंड सप्लाई से, डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, ठीक है, ये तो राइट है। द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, ये तो गलत है। गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है, मतलब क्या है, बोथ असर्शन ए, ये तो अपनी बात ट्रू है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में, लेकिन इसका रीजन सही नहीं है, तो आर इज नॉट। देखो सरकार तो है ना, बट डिमांड एंड सप्लाई में कोई भी चीज हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती कि भाई जो एक तरीके से डिमांड बढ़ी है या घटी है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप को यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो कि कल होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।